इसी के बाद हम देखते हैं कि जलप्रपात और शिप्रिका का निर्माण कैसे होता है। ढलान बहुत तेज होता है और नदी अपने जल के बहाव को ज्यादा दूर तक फैला नहीं पाती, तो क्या बनता है? तो आपको याद रखना होगा कि डेल्टा का निर्माण नदी अपने निक्षेपण से करती है। नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थों के जमाव से बन जाता है डेल्टा। हम ग्लेशियर की बात करते हैं, हिमनद की बात करते हैं, तो वो कटाव के कारण यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या है? कि दहन की प्रक्रिया को नियंत्रण करना। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है हमारी दृष्टि के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने जो नई सीरीज प्रीलिम्स को लेकर शुरू करी है उसी के संदर्भ में ये हमारी चौथी क्लास है। और आज हम किन किन जो है सब्जेक्ट्स को देखेंगे यहाँ पर, हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब हम भूगोल से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। उसमें हम भूगोल से संबंधित आपको जो है यहाँ पर विषय से संबंधित सारी जानकारी देंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम समझाएंगे आपको कि अपरदन और अपक्षय में क्या अंतर है, और फिर नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, मतलब ये अपरदन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। हिमानी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां निक्षेपण से भी और अपरदन से, दोनों वायु के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां, और फिर इन सब के बाद हम पृथ्वी के वायुमंडल पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल का संगठन क्या होता है और पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी प्रकार की परतें पाई जाती हैं और उन परतों का क्या क्या महत्व है। ये सब हम आज के इस कक्षा में देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अपक्षय की, अपक्षय को कहा जाता है वेदरिंग। अब अपक्षय की जब भी बात करें तो बच्चों आपको याद समझना है कि अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का उन्हीं स्थान पर टूटना। मतलब चट्टानों के अपने स्थान पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण, प्रक्रियाओं के कारण टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। और यह प्रक्रिया किस तरह? या तो भौतिक हो सकती है या रासायनिक हो सकती है। भौतिक व क्षय कहते हैं। याद रखना, जब भी हम अपक्षय की बात होगी तो अपक्षय में जो है ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन की बात नहीं होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अपरदन में परिवहन होता है, अपक्षय में परिवहन नहीं होता। अपक्षय में परिवहन नहीं होता। पहले तो याद रखेंगे कि अपक्षय में परिवहन नहीं होता। जब हम अपरदन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अपरदन की, तो यहां चट्टानों का टूटना और उनका एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन करना, इस तरह से अपरदन को जोड़ा जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना गतिवाही शक्तियों के द्वारा। मतलब चट्टानों का टूटना व उनका गतिवाही शक्तियों के द्वारा एक स्थान से चट्टानों का टूटना व उनका गतिवाही शक्तियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? अपरदन। मतलब इसमें अपरदन की क्रिया में
निक्षेपण और परिवहन दोनों जुड़े होते हैं। आप याद रखेंगे कि जब हम अपर्दन की बात करते हैं तो अपर्दन में निक्षेपण व परिवहन दोनों आते हैं। निक्षेपण भी आता है मतलब जमाव भी आता है और परिवहन दोनों आते हैं। तो प्लीज याद रख लीजिएगा कि जब हम अपक्षय की बात करेंगे तो उसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, द्वारा चट्टानों के टूटने की क्रिया को हम अपक्षय कहेंगे। इसमें परिवहन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, पूछा गया है पीवाईक्यू में। और अपर्दन चट्टानों का टूटना व उनका गतिवाही शक्ति, गतिवाही शक्तियां आप कौन कौन सी हो सकती है, वायु हो जाएगी, जल हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद है कि गतिवाही शक्तियां, यही गतिवादी शक्तियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित, तो गतिवाही शक्तियां आपको ये याद रखना है। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। बहुत अच्छे से याद करेंगे कि हम अगर देखिए पहले ऐसा लेते हैं, नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दो तरह से देखी जाती है। एक तो अपर्दन द्वारा निर्मित, और दूसरी आएगी बेटा निक्षेपण के द्वारा निर्मित। अपर्दन द्वारा निर्मित और निक्षेपण। अब अपर्दन द्वारा जैसे वी आकार की घाटी, की बात करेंगे, गॉर्ज की बात करेंगे, कैनियन की बात करेंगे हम। ये सब कैसे निर्मित होता है, अपर्दन के द्वारा। इसके आगे की भी निक्षेपण मतलब जमाव से, मतलब नदियों के द्वारा लाए गए जमाव से जो आकृति निर्मित होती है उससे हम कहते हैं निक्षेपण द्वारा निर्मित आकृति। जैसे जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, इनकी हम बात करें, ठीक है। तो आइए आपको ले चलते हैं सबसे पहले कि नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति, अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। सबसे पहले देखिए ये बनी है वी आकार की घाटी। उसके बाद वी आकार को ही हमने दो भागों में बांटा है। एक बनती है गॉर्ज, ये गॉर्ज है, और ये है कैनियन। अच्छा, वी आकार का निर्माण कब होता है कि जब नदी अपनी युवा अवस्था में सबसे ज्यादा अपर्दन करती है। ये कब बनता है, जब नदी अपनी युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी और संकीर्ण घाटियों का निर्माण करती है। अंग्रेजी वर्णमाला के वी आकार की तरह इसका निर्माण होता है। तो आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में नदी, पर्वतीय क्षेत्रों में नदी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसको वी। गॉर्ज का आकार कैसा होता है, गॉर्ज मतलब आप देखेंगे कि बीच में नदी जो है बहरी है। अब जहां अंग्रेजी वर्णमाला के वी आकार का निर्माण हो रहा था, वी आकार के बाद गॉर्ज और नदी कैनियन का निर्माण करती है। गॉर्ज में आपको दोनों तरफ खड़ी चट्टानें मिलेगी। फर्क इतना है कि यहां पर वी आकार का जो है आपको स्थलाकृति दिख रही थी, यहां पर खड़ी चट्टानें, सीधी चट्टानों के बीच में नदी अपना बहाव बनाती है। मतलब अपर्दन की क्रिया शुरू से लेकर अंतिम चरण तक समान होती है, तभी बनते हैं गॉर्ज। जैसे आपने देखा कि गॉर्ज का निर्माण सिंधु नदी करती है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में सतलज नदी करती है, नर्मदा नदी करती है। तो याद है गॉर्ज का निर्माण करती है। और वी आकार की
जो निर्माण होता है ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, पर यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के वी आकार के समान आकृति बनती है। आपको ये याद रखना है कि इसमें नदी युवावस्था में तो ज्यादा अपर्दन कर रही है, मगर जैसे जैसे अपनी पूर्ण अवस्था में आती है तो अपर्दन की क्रिया कम हो जाती है और यहाँ अपर्दन की क्रिया समान रहती है। अब गॉर्ज को और गहरा और अगर चौड़ा कर दिया जाए तो कैनियन बनता है। तो इस तरह से अगर हम गॉर्ज को गहरा और चौड़ा कर दें तो इसमें कैनियन बनेगा और नदी जो है इसके मध्य बहते हुए दिखेगी। तो देखिए बहुत गहरे हैं और काफी चौड़े हो जाते हैं। ये गॉर्ज है जैसे कोलोराडो नदी करती है यूएसए में, तो कोलोराडो प्लेटू को जो कोलोराडो नदी है वो काटते हुए गॉर्ज का के बाद कैनियन का निर्माण करती। तो याद रखेंगे ये नदियों के अपर्दन से ही निर्मित हुई है, वी आकार, गॉर्ज और कैनियन। इसी के बाद हम देखते हैं कि जलप्रपात और शिप्रिका का निर्माण कैसे होता है। देखिए जलप्रपात, नदी जब अपने प्रवाह में बहती हुई कठोर चट्टान के बाद जैसे ही नरम चट्टानों की तरफ प्रवेश करती है तो उनका अपर्दन बहुत तेजी से होता है और इसी अपर्दन के कारण जो है वह जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या कर लेती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। या नदी ढलान पर बहते हुए जब कठोर चट्टान, नरम चट्टान, फिर कठोर चट्टान से पास होती है तो देखेंगे उससे बनती है शिप्रिका। इसे नदी शिप्रिका कहते हैं कि ये बीच बीच में कठोर चट्टान आ गई, तो कठोर चट्टानों के कारण बीच बीच में आपको देखे इस तरह की शिप्रिका मिल जाती है, मतलब उठे हुए भाग मिलते हैं। तो जब नदी बहते हुए आती है तो ऐसा लगता है कि बीच बीच में स्पीड ब्रेकर के समान आपको नदी दिख रही है। कठोर चट्टानों के कारण अपर्दन कम हुआ है। याद रखेंगे अपर्दन की क्रिया जो है वो चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। जहां पर कठोर चट्टान है वहां पर अपर्दन की क्रिया जो है धीमी होती है, जहां नरम चट्टान है वहां अपर्दन की क्रिया तेजी से होती है। जहां जलवायु में परिवर्तन तेजी से देखा जाता है, मतलब दिन का तापमान और रात के तापमान में काफी अंतर होता है, वहां पर भी अपर्दन की क्रिया जो है तेजी से होती है। आपको याद रखना कि दिन में फैलाव होता है चट्टानों का और रात में जब तापमान कम होता है तो चट्टानें सिकुड़ती है। तो चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से चट्टानों के टूटने की क्रिया जो है वो तेजी से हो जाती है। वहीं हम वन आच्छादित क्षेत्रों में बात करें तो वन आच्छादित क्षेत्रों में अपर्दन की क्रिया मंद होती है। वहीं खुले मैदानों की बात करें जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, यहां पर अपर्दन की क्रिया जो है वो तेजी से होती है। नदी वेदिकाओं की बात करते हैं तो देखिए नदी वेदिकाएं, इसे रिवर टेरिस कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? कुछ इस तरह से निर्माण होता है। अब ये कैसे बनती है कि कठोर चट्टान, नरम चट्टान, कठोर चट्टान, नरम चट्टान। तो जहां नरम चट्टान है वहां तेजी से अपर्दन की क्रिया हुई है, जहां कठोर चट्टान है वहां अपर्दन की क्रिया में समय लगा। इससे बनती है नदी वेदिकाएं। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। प्राचीन घाटियों का निर्माण आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसे ऐसे ही आपको संरचनात्मक सोपान भी मिलते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। ये भी जो है नदी के अपर्दन से बनने वाली आकृतियां हैं। अब हम चलते हैं, ये देखिए डोलोमाइट, ये जो जलप्रपात की हम बात कर रहे थे, ये जलप्रपात की हम बात कर रहे थे। तो ये डोलोमाइट चट्टान है, फिर शेल, चूने के पत्थर और रेत, रेत के पत्थर और शेल, रेत के पत्थर, शेल। तो जलप्रपात का निर्माण कैसे हुआ कि जब कठोर चट्टानों के बाद नरम चट्टानों में नदी का जल प्रवाहित होता है तो वह तेजी से अपर्दन की क्रिया करते हुए जलप्रपात का निर्माण करता है। ऐसे में ही बनती है जल गर्तिका, इसे हम पॉट होल्स बोलते हैं। इसमें जब नदी अपने प्रवाह में बह रही है तो अचानक इस प्रवाह में नीचे की तरफ आपने देखा इस तरह का एक आकृति बन जाती है। यहां पर चूने की चट्टान आने पर उसका अपर्दन तेजी से होता है और यह भंवर पड़ जाता है। नदियों में कई बार आपने भंवर देखे होंगे, तो उसका कारण है जलगृतिका। जलगृतिका मतलब जब चूने की चट्टान आ जाती है, कठोर चट्टान, यहाँ पर कठोर चट्टानें हैं और यहाँ पर चूने की चट्टान के निर्माण के कारण यहाँ पर अपर्दन की क्रिया तेजी से होती है।
तो यहां छोटे छोटे गर्त का निर्माण आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नदियों के निक्षेपण से बनी आकृति देख रहे हैं, याद करेंगे। अब निक्षेपण से जब जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख दोनों का निर्माण होता है तो कैसे होता है, जलोढ़ शंकु कैसे बनते हैं और जलोढ़ पंख कैसे बनते दोनों। तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से, ये पर्वतीय क्षेत्र है, जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से प्रवेश करती है मैदानी भागों में तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। यदि पर्वतों का ढलान बहुत ही तीक्ष्ण है तो नदी का फैलाव ज्यादा नहीं होता और वो शंकु का निर्माण करती, क्या बनती है, जलोढ़ शंकु। तो जलोढ़ शंकु कब बनेंगे, आपको याद रखना है कि जलोढ़ शंकु का निर्माण जब ढलान बहुत तेज होता है और नदी अपने जल के बहाव को ज्यादा दूर तक फैला नहीं पाती तो क्या बनता है, जलोढ़ शंकु। और अगर हम बात करें कि जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है, जब ढलान जो है पर्वतीय ढलान बहुत ही सामान्य होता है तो इस सामान्य ढलान के कारण नदी को अपने जल को फैलाने के लिए, ठीक है, अधिक स्थान प्राप्त हो जाता है और इसलिए जब वो ज्यादा फैल जाती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। मतलब नदी अपने द्वारा लाए गए अपर्दित जितना भी पदार्थ है उनको जलोढ़ पंख के माध्यम से यहां पर क्या करती है, निक्षेपित कर देती है, यहां पर जमा देती है, जिससे बनते हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु। आपको याद रखना है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदियां अपने मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख का निर्माण करते हुए जाती है। देखिए अब बात करते हैं विसर्पी रोधिकाओं की बात करते हैं, प्राकृतिक तटबंध की बात करते हैं, बाढ़ के मैदानों की भी बात करेंगे। तो देखिए जब हम नदी के कई बार नदियां विसर्प का निर्माण करती, मैदानी इलाकों में क्या बनाती हैं, विसर्प का निर्माण करती है। आपने देखा होगा विसर्प की, ये देखिए विसर्पी रोधिकाएं आपको दिख रही हैं और विसर्पी रोधिकाओं के कारण आप ये भी देखते हैं कि कई बार इससे बन जाती हैं गोखुर झीलें। आपने देखा होगा कि ये विसर्प अगर कट जाते हैं तो इससे बन जाती हैं गोखुर झीलें। ये क्या बन गई, गोखुर झील, इसे हम ऑक्स बो लेक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बिहार में आपको मिलती है बूढ़ी गंडक पर बनी हुई कंवरताल, याद रह जाएगा। अब प्राकृतिक तटबंध कैसे बनते हैं, नदियों के दोनों तरफ, ठीक है, जमाव के कारण प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, एम्बैंकमेंट कहा जाता है। नदी जब बह रही है तो नदी प्राकृतिक रूप से अपने साथ लाए सारे अवसाद को क्या करती है, अपने ही किनारों पर जमाते हुए चलती है, जिसके कारण आपको याद रखना है कि निर्माण होता है प्राकृतिक तटबंध का। इसका निर्माण होता है प्राकृतिक तटबंध आपको नदी के दोनों तरफ मिलेंगे। देखिए प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान देख लेते हैं। ये देखिए कि बाढ़ के मैदान का चित्र है। भाई बाढ़ के दौरान नदी जो है अपने कैचमेंट एरिया को बढ़ा देती है, फैलाव कर दी, प्राकृतिक तटबंधों के बाहर की ओर चली जाती है। मतलब अपनी प्राकृतिक सीमा को पार करते हुए नदी मैदानी क्षेत्रों में अपने निक्षेपण से मैदानों का निर्माण करती है। मतलब नदी जब बह रही थी अपनी प्राकृतिक सीमा के अंतर, मगर जब इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो अपनी प्राकृतिक सीमाओं को छोड़ते हुए अपने कैचमेंट एरिया को बढ़ाते हुए ये आसपास के क्षेत्रों में अपने द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ के जमाव से बाढ़ का मैदान निर्माण करती है। तो याद रखेंगे बाढ़ के मैदान, ठीक है, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, या बात करें हम प्राकृतिक तटबंध की, ये सब आपको नदियों के द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ के जमाव से बनती है। मतलब ये निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक और चीज इसमें याद रख लीजिए कि हम भारत के की बात करें तो भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में आपको एक बड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि पूर्वी घाट की ओर गिरने वाली सारी नदियां
जब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्र की, देखिए यहां देख लेते हैं, यहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझा जा सकता है कि नदियों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से किस तरह की आकृति आपको मिलती है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से इस क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए यहां पर आपको मिलते हैं, इस जगह पर आपको मिलते हैं पूर्वी घाट, ये आपके आ गए पूर्वी घाट की बात हो रही है। इस जगह आपको श्रृंखलाबद्ध मिलते हैं पश्चिमी घाट, ये आ गए आपके पश्चिमी घाट। अब आपसे पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है कई बार आईएएस की जो प्रीलिम्स हैं कि पूर्वी घाट में बहने वाली सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बना रही है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ऐसा क्यों? तो आपको याद रखना होगा कि डेल्टा का निर्माण नदी अपने निक्षेपण से करती है, नदियों के द्वारा अपर्दित पदार्थों के जमाव से बन जाता है डेल्टा। अब जितनी भी नदियां इस तरफ आ रही हैं, पूर्व की तरफ बह रही हैं, ये अपने लंबे समय मतलब अपने पूरे लंबी दूरी तय करते हुए जब यहां पहुंचती हैं तो ये ढलान के पर अपने द्वारा लाए गए अपर्दित पदार्थ का जमाव करती है। तो अपर्दित पदार्थ के जमाव से डेल्टा बनता है। यहां पर पूर्वी घाट की ऊंचाई ज्यादा नहीं होने के कारण आराम से निक्षेपण की क्रिया संभव हो पाती है। जब हम यहां की बात करते हैं, ज्वार नदमुख की बात करते हैं कि पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां ऐसा क्यों नहीं कर पाती? पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां एक तो लंबाई में बहुत छोटी होती है, नर्मदा और ताप्ती को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब लंबाई में बहुत छोटी है, तो अपने साथ वो ज्यादा अवसाद लेकर ही नहीं जा पाती, पहली चीज। दूसरी, इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो अरब सागर का जो बहाव है वो तेज होने के कारण जितना भी अवसाद नदियों के द्वारा लाया जाता है उसे समुद्र अपने साथ ले जाता है। तीसरा, यहां पर आपको मिलेगा ढलान, बहुत तेज ढलान मिलने के कारण नदियां तेज प्रवाह से जब नीचे की ओर उतरती हैं तो अवसाद बहुत अंदर तक चला जाता है जिसे समुद्र अपनी ओर खींच लेता है। बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती की, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं और भ्रंश घाटी में बहने के कारण अपने सारे अवसाद का जमाव वो घाटी में ही करती है, अपने मुहाने पर वो अवसाद का जमाव नहीं कर पाती। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं हिम के द्वारा, हिम के द्वारा यहीं लिख लेते हैं, हिम के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अब हिम के द्वारा अब वही हो जाएगा, एक आपको बनेगी अपर्दन से, अपर्दन से बनती है, और एक बनेगी निक्षेपण से। तो आइए देखते हैं। अपर्दन से मतलब सबसे पहले जैसे यू आकार की घाटी, कई बार पूछा जाता है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किससे हुआ? तो देखिए ये हिम के अपर्दन से बनी है, अपर्दन के कारण यह है यू आकार की घाटी। बहुत अच्छे से याद करेंगे, यू आकार की घाटी में जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं, हिमनद की बात करते हैं, तो वो कटाव के कारण यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। मतलब यहां से हिमनद जो है काटते हुए घाटी को आगे बढ़ता है। या फिर आप कह सकते हैं कि यू आकार की घाटी जो है नदी के द्वारा बनी गई वी आकार की घाटी को हिम यू आकार में परिवर्तित कर देता है। यह है लटकती हुई घाटी। अब इसमें दो हिमनद होते हैं, एक हिमनद तो बड़ा कटाव करता है, जो छोटे हिमनद रहते हैं वो ज्यादा कटाव नहीं कर पाते, तो उनके कारण आप ऐसे झरनों का निर्माण देखते हैं। इसे कहते हैं लटकती हुई घाटियां। क्या कहा जाता है इसे? लटकती हुई घाटी कहा जाता है, आपको याद रखना है। लटकती घाटी कहते हैं, पर याद रखेंगे लटकती घाटी में आपको दो हिमनद की आवश्यकता पड़ती है, एक मुख्य हिमनद होता है और एक जो होता है उसका सबऑर्डिनेट कहा जाता है, मतलब उसका सहायक हिमनद। तो ये दूसरे हिमनद के द्वारा कम कटाव के कारण आपको लटकती हुई घाटियों का निर्माण होता है। दो हिमनद चाहिए इसमें, दोनों अपर्दन से ही हो रहा है। अब ये देखिए, इसे कहते हैं, ये देखिए ये है, ये अगर हिम कुर्सी नुमा आकृति का निर्माण करता है, भाई कुर्सी नुमा आकृति बनती है, आकृति का निर्माण होता है।
कटाव से। तो इसे क्या कहते हैं, सर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं, सर्क, इंग्लिश में कहते हैं सर्क्यू कहते हैं। कि जब हिम के अपर्दन के कारण कुर्सी नुमा आकृति बनती तो इसे सर्क कहते हैं। और यहीं पर अगर जल का जमा हो जाता है तो उससे बनती है बेटा टॉर्न झील। क्या बन जाती है उससे, टॉर्न झील। तो देखिए इस तरह से, ये इस तरह से सर्क्यू बनता है जिसे सर्क कहा जाता है, और उसके अंदर बनती है टॉर्न झील। ये आपको याद रखें। देखिए हैंगिंग वैली, हमने लटकती हुई घाटियों के बारे में बात करा, यू शेप के बारे में बात करा जो अभी हुई है। देखिए तो इसी तरह से आपको याद रखना। एक आती है भेड़शिला, ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि भेड़शिला। अब हिम नद के प्रवाह की दिशा कर रहे हैं, तो जब हिम नद जिस प्रवाह से आता है तो यहां पर ज्यादा कटाव नहीं होता, मगर जब ढलान से हिम नद उतरता है तो यहां पर उबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण हो जाता है कटाव के कारण। इसे कहते हैं भेड़शिला, क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहां पर भेड़ बैठी हुई है। इस तरह की आकृति का निर्माण होता है, यह आपको याद रखना है। यह भी अपर्दन से ही बनती है। तो यहां पर मंद ढलान है, ठीक है, और सामान्य अपर्दन होता है, मगर यहां पर तीव्र ढलान है और यहां पर अपर्दन की क्रिया तेज होती है, अपर्दन ज्यादा। यहां आपको मिलेगी उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ स्थिति, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब यह है फ्योर्ड। जब हम फ्योर्ड की बात करते हैं, कहते हैं प्रकृति ने अपने सबसे अच्छे कोई दृश्य बनाए हैं तो फ्योर्ड होता है। फ्योर्ड का निर्माण कैसे होता है आप बहुत अच्छे समझेंगे कि जब हिमनद के द्वारा बनाई गई यू घाटी समुद्र में लीन हो जाए, अर्थात बनी हुई घाटी जो यू आकार की घाटी है वो अवतलन कर जाए। तो यू आकार की घाटी जब समुद्र में अवतलन कर जाती है तो फ्योर्ड बनते हैं। यू आकार की घाटी जब समुद्र में अवतलन कर जाए तो फ्योर्ड बनते हैं। ये दुनिया के सबसे सुंदर दृश्यों में आता है कि एक और आपको पहाड़ मिलते हैं, दूसरी तरफ शांत जल मिलता है। दोनों की आकृति जल में जब प्रतिबिंब के रूप में दिखती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो फ्योर्ड भी आपको कैसे मिलेंगे, अपर्दन से बने हैं। कैसे बने, अपर्दन से बने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हिम के द्वारा, हिम के निक्षेपण से बनी, हिम के निक्षेपण से बनी आकृति, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है ड्रमलिन। क्या आता है, ड्रमलिन। देखिए ड्रमलिन मतलब इस तरह से आकृति होती है। ये हिमनद के बहने की दिशा है और यहीं पर बनते हैं इस टील के मैदान। टील के मैदान भी आपको जमाव के कारण मिलेंगे। तो याद रखेंगे ड्रमलिन, इसे अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। कैसे दिखता है बेटा, ये अंडों की टोकरी के समान। तो हिम के निक्षेपण से बनी ये स्थलाकृति है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। जैसे टील के मैदान भी निक्षेपण से बने हैं। और टील के मैदान को, जो टील के मैदान है, इसे हम कहते हैं मर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे हम गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया गुलमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। वहीं टील के मैदानों को अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसे क्या कहते हैं बेटा, बुग्याल कहते हैं या पयार कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग, यहां पर टील के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है, ठीक है। अब यह भी हिम के निक्षेपण से ही बनी आकृति है, हिम के निक्षेपण से बनी आकृति है। इसे देखिए इस तरह की आकृति बनती है, कुछ इस तरह की, दोनों तरफ जो है निक्षेपण हुआ है। देखिए दोनों तरफ निक्षेपण हुआ है। इसे हम एस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहा जाता है, एस्कर कहा जाता है। दोनों तरफ आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए
बजरी और बालू के निक्षेपण से सांप के आकार का चलिए अब हम बात करते हैं, देख लीजिए। अब वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है एक अपर्दन से और एक आ जाएगा निक्षेपण से। ठीक है, तो अपर्दन और निक्षेपण में देखिए छत्रक का निर्माण होता है, मतलब ये मशरूम जैसा दिखता है छत्रक। ये छत्रक अगर हम बात करें, त्रिपर शिला की बात करें, द्वापागिरी की बात करें, भू स्तंभ की बात करें जिसे यार्डन कहा जाता है, जुगेन की बात करें, ठीक है, अश्मिक जालिका की बात करें, तो याद रखना है कि अपर्दन जो है, वायु के अपर्दन की क्रिया आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। अब छत्रक का निर्माण ऐसे क्यों होता है? छत्रक की अगर हम बात करें, समझते हैं कि छत्रक का निर्माण अपर्दन की क्रिया से। अब देखिए ऊपर में अपर्दन कम है, क्यों? क्योंकि यहां वायु की गति तो ज्यादा है, मगर यहां धूल के कण यहां पर नहीं आ पाते। यहां धूल के जो कण है, धूल के कण की कमी। ठीक है, वहीं जब हम मध्य भाग की बात करते हैं तो वायु की गति भी आपको मध्यम मिलती है, धूल के कणों की भी गति आपको अच्छी मिलती है। मगर जब हम नीचे बेस की बात करते हैं कि यहां पर वापस से इतना ज्यादा क्यों नहीं हो पाता, अब यहां धूल के कण तो बहुत ज्यादा है मगर वायु की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। इसलिए नीचे बहुत ज्यादा अपर्दन नहीं होता, ऊपर बहुत ज्यादा अपर्दन नहीं होता, मध्य भाग में ज्यादा अपर्दन होता है। यहां धूल के कण भी है, वायु की गति भी है। यहां वायु की गति है मगर धूल के कण नहीं है, यहां वायु की गति नहीं है मगर धूल के कण है। इस तरह से याद रखेंगे, सारी यार्डन वगैरह यहां पर निर्मित हुए। और जब हम वायु के जमाव की बात करते हैं, वायु के निक्षेपण से बनी आकृति, तो निक्षेपण से बनी आकृति में आपको याद रखना है तारा बालू का स्तूप बनता है, बरखान बनते हैं जिसे अनुदैर्ध्य कहा जाता है, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनती है, पैराबोलिक बालू का बनती है। तो ये देखिए अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, ये वायु के निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां हैं जो आप हमारे भारत के थार क्षेत्र में से देख सकते हैं। तो बरखान, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, तारा, अनुदैर्ध्य आपको याद रखना है। इसके अलावा भी नदियों के द्वारा भी इस जगह पर निर्माण किया जाता है, नदियां भी निर्माण करती है। आपको याद रखना है कि अगर मैं शुष्क क्षेत्रों की बात करूं तो शुष्क क्षेत्रों में नदियों के द्वारा बनाया जाता है पलाया बनता है, आपको याद रखना है, जिसमें आपको छोटी सी झील का निर्माण देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ओयासिस। क्या कहा जाता है इसे? ओयासिस भी कहते हो। तो शुष्क क्षेत्र में नदी के द्वारा क्या बनाया जाता है? पलाया बनाया जाता है। नदी के द्वारा बजादा बनाया जाता है, यहीं पर बनता है बजादा। तो ये आपको याद रखना है, शुष्क क्षेत्रों में नदी के द्वारा बनी है। और ये जो आकृति बनी है ये वायु के निक्षेपण से बनी। किससे बनी है बेटा? वायु के निक्षेपण से। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि भूमिगत जल के द्वारा, देखिए अब भूमिगत जल के द्वारा निर्मित आकृति, तो याद रखेंगे इसमें भी एक अपर्दन से और एक बनती है बेटा निक्षेपण से। ठीक है, इन्हें कहा जाता है कास्ट आकृति। ठीक है, क्या कहा जाता है? जो भूमिगत जल से बनती है इसे क्या कहते हैं बेटा? कास्ट आकृति कहते हैं। तो याद रखिएगा इन्हें कास्ट आकृतियां कहा जाता है, ये अच्छे से याद रखना है आपको। अब अगर हम निक्षेपण की बात करते हैं, देखिए निक्षेपण में हम बात करते हैं स्तंभ का निर्माण हो रहा है। याद रखेंगे जो ऊपर की ओर, मतलब आप याद रखेंगे कि गुफा में जो छत से लटकती हुई आकृतियां आपको दिखती हैं इसे कहते हैं स्टेकलाइट। क्या कहा जाता है? स्टेकलाइट। और जो जमीन से आपको
जमी हुई आकृतियां मिलती है नुकीली, ये क्या है? स्टेगमाइट। अब ये कैसे बनी कि चूना जो है वो जम गया और जो पानी जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है, तो ऊपर से टपकते हुए पानी में जो चूने की मात्रा होती है वो जम जाती है और पानी जो है वाष्पीकृत होने के कारण आपको जमीन में मिल रही है स्टेगमाइट और यहां मिलती है स्टेगटाइट। याद रखेंगे, स्तंभ का निर्माण, ये गुफा का द्वार है। ये अपर्दन जो है ये जमाव से, नीचेपन से, ये किससे हो रहा है बेटा? ये नीचेपन से हो रहा है। जब हम अपर्दन की बात करते हैं तो आपको मिलता है युवाला। क्या मिलता है बेटा? ये अपर्दन से भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित होती है, तो ये युवाला बन गया बेटा, आपको याद रखना है। ठीक है, डॉलिन बन जाता है, होल बन जाता है, सिंक होल बन जाते हैं, डॉलिन का निर्माण हो रहा है, तो याद रखेंगे ये भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित आकृतियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे वायुमंडल के संगठन की। वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर आपको जो गैसों का आवरण मिलता है इसे ही क्या कहा जाता है? पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। अब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है वो है नाइट्रोजन। 78% आपको नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या है? कि दहन की प्रक्रिया को नियंत्रण करना, मतलब ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके दहन की प्रक्रिया को नियंत्रण करने का कार्य करती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, यह भी आपको याद रखना है। पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, मृदा में उपस्थित बैक्टीरिया से जो है नाइट्रोजन अवशोषित होती है, या ये कह सकते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों से जो है नाइट्रोजन अवशोषित होती है। नाइट्रोजन भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है, आपको याद रखना है। और आपको मुख्य काम याद रखना है, यह दहन प्रक्रिया में नियंत्रण लेके आती है, डाइल्यूट करती है ऑक्सीजन को। जब हम दूसरी सबसे बड़ी गैस की बात करते हैं ऑक्सीजन, तो आपको यह याद रखना है कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है। इसका मुख्य काम है दहन की प्रक्रिया, मतलब बिना ऑक्सीजन से हमारे वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो पृथ्वी पर दहन संभव नहीं होता। इसे प्राणवायु भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। जीव जंतु हमारे लिए प्राणवायु के लिए प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। ऑक्सीजन पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्यों ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? ये पृथ्वी को रात के समय में गर्म रखने का कार्य करती है, इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो पृथ्वी के तापमान को गर्म रखती है। इसी तरह से जब हम वाटर वेपर की बात करते हैं, जल वाष्प की बात करते हैं, वो भी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में ही कार्य करता है। जल वाष्प हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन परत हो गई, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में कार्य करते हैं। मतलब पृथ्वी के द्वारा जो निष्कासित ऊर्जा है, जो रेडिएटेड हीट है, उसे अवशोषित करके रात में पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। मगर इनकी संख्या, इनके प्रतिशत में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो फिर यह देखने को मिलता है कि पृथ्वी भी का जो औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। धूल के कणों की बात करेंगे तो धूल के कण क्या करते हैं? प्रकाश का अवशोषण करते हैं, स्कैटरिंग का कार्य करते हैं, प्रकाश के स्कैटरिंग का कार्य करते हैं, जिसके कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। सूर्य उगते समय और डूबते समय हमें लाल या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो याद रखें, अवशोषण भी कर रहे हैं प्रकाश का, स्कैटरिंग भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, प्रतिवर्त जो है उसे परावर्तित भी करते हैं। ये सारी चीजें धूल के कणों के कारण है। अब बात करते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। तो याद रखेंगे, सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर जो है ज्यादा नहीं होती। इसका कारण है कि वहां पर तापमान में कमी। और जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर, इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक हो जाती है, क्योंकि यहां अधिक तापमान होने के कारण वायु गर्म होती है, हल्की होती है और ज्यादा ऊर्ध्वाधर गति करती है। तो याद रखेंगे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। क्षोभ मंडल में सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है, मतलब बादल, वर्षा, बिजुली सब आपको यहीं मिलेगा। बादल का निर्माण, वाष्पीकरण की क्रिया भी यहीं होगी, ठीक है, संघनन की क्रिया भी यहीं होगी, फिर बादल का निर्माण और उससे वर्षा भी यहीं होगी। तो सारी
वायुमंडलीय गतिविधियां आपको कहां देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। जैसे ही क्षोभ मंडल में मौसम बिगड़ जाता है, हम एरोप्लेन को लेकर कहां चले जाते हैं? समताप मंडल में। पर क्षोभ मंडल का आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाता है। जब हम समताप मंडल की तरफ चलते हैं तो समताप मंडल में आप ये पाएंगे कि यहां पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल, ठीक है, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, मतलब 18 से लेकर आपको 50 किलोमीटर मिलेगा। समताप मंडल में आपको याद रखना है ओजोन परत होती है। अगर ओजोन समताप मंडल में है तो ये अच्छा कार्य कर रही है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें उनको अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती हैं। मगर जब ओजोन क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर आ जाती है तो ये क्या करती है कि पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊर्जा को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो ये दोनों ही तरह कार्य करती है, आपको याद रखना है। जब हम बात करते हैं मध्य मंडल, और यहां तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम बात करते हैं मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल सबसे मध्य में है, क्योंकि 2 लेयर ऊपर 2 लेयर नीचे, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की इसकी जो है ऊंचाई होती है। अब मध्य मंडल में जितने भी मैटर्स होते हैं वो यहां जलना शुरू हो जाते हैं, मतलब यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होती है, आपको याद रखना है। और मध्य मंडल से अब सबसे कम तापमान आपको यहां पर, मतलब ये -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पर जैसे हम ताप मंडल में आते हैं, अचानक ताप मंडल में जो है आपको तापमान में बढ़ोतरी मिलती है, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं चार्ज पार्टिकल। और ये चार्ज पार्टिकल चार्ज कैसे हुए? सन के द्वारा आने वाली किरणों के कारण ये चार्ज होगा, और इसी चार्ज पार्टिकल के कारण आपको यहां पर मिलती है अरोरा लाइट्स। तो अरोरा लाइट्स मतलब जो रंगीन प्रकाश है हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे हमें प्राप्त होता है, वो किसके कारण होता है? तापमंडल या आयनोस्फीयर के कारण। और आपको याद रखना है ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, संचार के लिए यही इस्तेमाल होता है, आपको याद रखना है। यहां पर DEFG ये सारी आपको D लेयर, E लेयर, F लेयर, G लेयर, सारी लेयर आपको यहां मिलेगी, जिसमें E लेयर अरोरा लाइट्स के लिए जिम्मेदार होती है। तो ट्रोपोस क्षोभ मंडल की सबसे ऊपर जो है उसको ट्रोपोस्पॉस कहते हैं, फिर स्ट्रेटोपॉस कहा जाता है, मेसोपॉस कहते हैं, ऐसे आइनोस्पॉस कहा जाता है। सबसे बाहरी मंडल होता है जो 600 से 1000 किलोमीटर में होता है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम ही होती है, घनत्व सबसे कम होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे घनत्व कम होना शुरू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो सारी प्राकृतिक क्रियाएं जो होती है, मौसमी क्रियाएं, वो आपको क्षोभ मंडल में मिलेगी। जैसे समताप मंडल में आता है, आपको ओजोन याद रखना है। यहां पर ओजोन के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ऊपर आते मध्य मंडल सबसे कम तापमान होता है, यहाँ तापमान ऊपर जाते समय घटता है, यहाँ बढ़ता है। और यहाँ पर बात करते हो सबसे कम तापमान होता है, यह भी आपको याद रखना है। जब हम तापमंडल की तरफ जाते हैं तो अचानक तेजी से तापमंडल में तापमान बढ़ता है, अरोरा लाइट्स के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, संचार के लिए जिम्मेदार है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और ऊपर आता है बाह्य मंडल जो धीरे धीरे 10,000 किलोमीटर के बाद ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आपको याद रखना है, इसका जल्दी से आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे कि भूतल पर परिवर्तन का एकमात्र कारण अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाला बल है। अंतर्जात बल से क्षेत्रीय संचलन उत्पन्न होता है, अंतर्जात बल पृथ्वी की उत्पन्न करता है। फिर पटल विरूपणी से पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद आप देखेंगे भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई पर ले जाया जाता है। ABCD तो आपको बताना है। पृथ्वी के, फिर अगला प्रश्न है, ये प्रश्न क्वेश्चन ही चेंज हुआ है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न परतों को आपको जमाना है, अनुक्रम बताना है। फिर एक और क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा उत्तरदायी है। फिर बेतार संचार के लिए पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो आपको ये तीनों प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छे से मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या सही होगा। और निम्नलिखित में से वायुमंडल के स्तरों पर उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, मध्य मंडल ध्रुव ज्योति। तो आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है।
क्या मध्य मंडल के लिए ध्रुव ज्योति है? नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि ध्रुव ज्योति भी किस में होती है बेटा? आयन मंडल में। ठीक है, अरोरा लाइट जिसको हम कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। आशा करता हूं आपको सेशन बहुत मजेदार लगा होगा। कल फिर हम नए टॉपिक्स लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।